अपने 1.5 अरब की बढ़ती आबादी के साथ में भारत जल्द ही दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश बन जाएगा और होपफुली जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो हो रही है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से भारत हमेशा दुनिया के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर ही बैठा रहा है। हालांकि अगर हम हमारी रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री को देखें तो एक मेजर डाउनफॉल हमें देखने मिला ब्रिटिश एम्पायर के दौरान, लेकिन उसके पहले हजारों साल तक भारत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल जगह हुआ करती थी पूरे के पूरे दुनिया में। और इसके लिए हमारी जियोग्राफी या भूगोल बहुत हद तक जिम्मेदार है। किस तरीके से इस जियोग्राफी ने हमारे देश को एक एडवांटेजियस पोजीशन पे रखा और क्यों जो रिसेंट में चेंजेस आई हमारे बॉर्डर्स के ऊपर उसने इस जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ को हार्म करने की कोशिश की है, इन चीजों के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, एक ऐसा जमाना था जब मैपिंग इतनी प्रॉपरली हो नहीं पाती थी। कोई सेट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से लाइंस बनाना पॉसिबल नहीं था। उस समय पर नेचुरल बाउंड्रीज को ही कंसिडर किया जा रहा था एज मेन डिविजन्स, और पहाड़, नदियां, डेजर्ट्स ये चीजें डिफाइन कर देती कि कौन सा रीजन कौन से दूसरे रीजन से अलग होगा। किसी देश के पास में अगर कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग नेचुरल बाउंड्री है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता था, जबकि एट द सेम टाइम अगर किन देशों के बीच में, किन राज्यों के बीच में अगर नेचुरल बाउंड्री ठीक से नहीं है, छोटी सी है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो देश ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे, या अगर टिकते भी थे तो कभी भी वहां पे हमेशा वॉलिटिलिटी बनी रहती थी। अब ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देश को अगर हम देखें वो भी आज के मैप्स के हिसाब से, ना कि हमारे पहले वाले हिसाब से, तो भारत मल्टीपल पॉइंट्स से घिरा हुआ है बहुत बड़े नेचुरल फीचर्स के साथ। यहाँ पे मैं इस बात को समझाने के पहले एक बात आपको बता देता हूँ, भारतवर्ष एक बहुत ही ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। हालांकि छोटे छोटे किंगडम्स, बड़े किंगडम्स भारत के अंदर हजारों सालों से रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो भारत वर्ष या एक ओवरऑल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आइडिया है ये काफी पुराना है। तो इस पूरे कॉन्टिनेंट के सिनेरियो में जो बिगेस्ट बेनिफिट भारत को मिला वो था नॉर्थ में हिमालयस के जरिए। इतने बड़े पहाड़ जिनसे कोई भी कॉम्पिटिटिंग आर्मी आ नहीं पाए। हमेशा से चाइना भारत दोनों इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। अगर हिमालय ना होते तो देश को खतरा था चाइना जैसे बड़े पावर के साथ में लड़ते रहने का, और उनको भी वो खतरा था। लेकिन हिमालयस की वजह से दोनों जो सिविलाइजेशंस रही वो सेपरेट थी और ज्यादा चीजें कभी भी एस्केलेट नहीं हुई। रिवर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनली बड़ी रिवर्स हमको मिली हिमालय की वजह से। गंगा, यमुना, जितनी भी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है वो सारी की सारी हिमालय से आई, जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स में से तो है ही, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल भी है, जिसने इतना ज्यादा एग्रीकल्चरेबल लैंड बनाया कि आज हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन होस्ट कर सकते हैं। जो मेजर बेनिफिट इंडिया को मिला है अपनी जियोग्राफी की वजह से वो है समंदर। इंडिया की आज भी जो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन आती है डिस्टेंस के हिसाब से वो समुद्र से ही लगकर है। समुद्र दो चीजों से फायदे दिलाता है लेकिन कुछ सबसे नुकसान भी दिलाता है। सबसे मेनली आज मॉडर्न नेवीज के साथ में भी सी के द्वारा इन्वेजन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप सोच ही सकते हो कि पुराने जमाने में ओशंस को पार करना पूरी आर्मी के साथ में डिफिकल्ट टास्क हुआ ही करता था। इसके कारण जब भी कोस्ट लाइन्स की बात आती थी तो यहाँ पे से इन्वेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और इसके लिए इसको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि नेवीज वगैरह देश के अंदर हमेशा से रहे हैं, अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ में रहे हैं, लेकिन लैंड बैटल्स के कंपैरिजन में कोस्टल बैटल्स, नेवल बैटल्स बहुत ही रेयर हुआ करते थे। एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन के साथ साथ ये दुनिया को ओपन कर देता था भारत के साथ में ट्रेड करने के लिए। सेंटर में लोकेटेड था ये एशिया के। ये सब जानना जरूरी है कि जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये 300-400 साल पहले पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में इतना हुआ नहीं करते थे। यूरोप से लेकर जापान तक का ही पूरा दुनिया हमको पता था, तो इंडिया उसके सेंटर में आता था, जिसकी वजह से जो भी चीजें इंडिया के अंदर से एक्सपोर्ट होती थी उसके लिए एक बहुत अच्छा रूट अवेलेबल था, और चीजें इंपोर्ट करने के लिए भी एक अच्छा रूट अवेलेबल था। और साथ साथ समुद्र ने फिर से पहाड़ों की तरह एक सूटेबल क्लाइमेट भी दिया हमारे कोस्टल रीजन्स को, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को वन ऑफ द फ्यू रीजन्स बनाता है पूरी दुनिया के अंदर जहां पर मॉनसून का क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जो बारिश का सीजन होता है वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं होता है, वो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है, जहां पर एक्चुअल में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 4 से 5 महीने साल में बारिश होगी, लेकिन दुनिया भर में बारिश जो है वो पूरे साल कभी भी होती है और इसको कोई प्रिडिक्टेड मंथ्स नहीं होते उसके लिए। इनफैक्ट आज की भी अगर हम बात करें तो जो समुद्र में से एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, मैसिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देश में से बाहर जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आज भी भारत को दे रहा है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पोर्ट्स डेवलपमेंट हर एक स्टेट के अंदर हो रहा है जो कोस्ट लाइन रखते हैं, और इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है देश के अंदर वो भी काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। और जॉब मार्केट के अंदर हाई एंड जॉब्स तो आ गए हैं, लेकिन इनके अंदर कॉम्पिटिशन भी बहुत है। किसी ने जॉब स्विच करके 220% का हाइक ले लिया, ये आपने सुना तो होगा, लेकिन बहुत कम ही। पर एग्जैक्टली ऐसा हुआ है री लेवल के कैंडिडेट प्रिया राजपूत के साथ। यस, एमआरपी सॉल्यूशंस में उन्होंने सीधे सीनियर बीडी का रोल लिया, और वो भी एक अमेजिंग हाइक के साथ।
और तो और उनके पास अभी मल्टीपल ऑफर्स है दूसरे कई कंपनी से। प्रिया ने री-लेवल का कोर्स लेके अपने आप को एनेबल किया इतना बेटर करियर चूज करने के लिए। यही नहीं, 10 डिफरेंट कैटेगरीज में लास्ट एक साल में ही री-लेवल ने 1200 से ज्यादा ऑफर्स दिलाए हैं बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को। ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रूव योर स्किल उनके फ्री टेस्ट में, और आपका इंटरव्यू हो सकता है सम ऑफ द टॉप अमेजिंग कंपनीज के साथ, चाहे वो पेप्सिको हो, शाओमी, अपग्रेड या 800 और कंपनीज। और इसके ऊपर री-लेवल पे ही उनके कोर्सेस आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये कोई डायरेक्ट कोर्स नहीं है कि आप जहां पैसे दो और डायरेक्टली कोर्स जो है वो एनेबल कर लो। ये कोर्स में एंटर करने के लिए भी आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद में आपकी एक इंटरव्यू होगी, काउंसलिंग कॉल होगा, जिसके बाद में अगर काउंसलर को आपकी प्रोफाइल सही लगे तो आपको कोर्स के लिए अप्रूव किया जाएगा। यानी आपके जो बैचमेट्स भी यहाँ पे होंगे वो होंगे इन्फ्लुएंशियल और बहुत ज्यादा सपोर्टिव, और आप में भी ये कैपेबिलिटी हो सकती है इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को सिक्योर करने की। अगर आप फ्रेशर हो जो जॉब ढूंढ रहा है या फिर कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो जो बेटर जॉब चाहते हैं, री-लेवल इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आज ही री-लेवल को चेकआउट करें। फिर से यहाँ पर चाइना के बारे में बात करना जरूरी है और वो किस तरीके से इंडिया को हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट बनाते हैं वो समझते हैं। दोस्तों, अगर आप यूरोप के कई सारे कंट्रीज को देखोगे, अगर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन अगर आप कंटिन्यूअस कंट्रीज को देखते हो तो आपको नजर आएगा कि बहुत ज्यादा आज भी कल्चरली इंटरट्वाइंड है। भाषाएं एक दूसरे के साथ में मिक्स होती है कुछ कुछ चीजों के अंदर, लैंग्वेज जो रिटन स्क्रिप्ट है वो कुछ कुछ जगहों पर मिक्स होती है। अगर आप बहुत पुरानी हिस्ट्री जाकर देखते हो तो कुजीन, वहाँ के रिचुअल्स, रिलीजन्स, ये सारी चीजें कोइंसाइड होते हैं। लेकिन इंडिया चाइना इतना ज्यादा पास में होने के बावजूद कल्चरली ऑलमोस्ट नथिंग एक साथ शेयर करते हैं। हमारी भाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, एक वर्ड भी मैच नहीं करता है। जो वहाँ के ट्रेडिशंस है वो इंडिया के साथ में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, और ये एक मेजर चीज बनती है जिसकी वजह से, और जो नेचुरल बैरियर्स मैंने बताए हिमालयस के और पहाड़ों के, वो हमेशा इंडिया और चाइना को सेपरेट रखने में सक्सेसफुल रहे, ताकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन के तौर पर डेवलप होती रहे। जिसकी वजह से हमने अपनी तरीके की मिलिट्री डेवलप की, हमने अपने तरीके से फार्मिंग डेवलप की, अपने तरीके से किंगडम्स को चलाने का डिसीजन लिया, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, किंगडम का फंक्शनैलिटी हो, रूल्स एंड लॉज हो, रिलीजन हो, चीजों को इंडिपेंडेंट इंडिया रख पाई और किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आई। सेम चीज चाइना को भी अप्लाई होती है, वो इंडिया से इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई और वो भी एक काफी रिच सिविलाइजेशन हुआ करती थी पास्ट में। और साथ साथ इन चीजों की वजह से ना चाइना को खतरा था कि इंडिया को आके इन्वेड कर देगा, ना इंडिया को खतरा था कि चाइना उनको आके इन्वेड करेगा, और वो अपने अपने मजे में रहे। जैसे यूरोप में देखने मिला कि फ्रांस और इंग्लिश के बीच में हजारों सालों तक ये सिचुएशन था जहां पर दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, क्योंकि जो बीच का बैरियर था इंग्लिश चैनल का वो इतना ज्यादा मेजर नहीं था हिमालयों की तरह। अब इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में आगे जिन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा वो है हमारे देश में आज आए हुए चेंजेस। दोस्तों, एक जमाने में भारत स्पेशली ब्रिटिश टाइम्स के पहले एज एन पूरन सब कॉन्टिनेंट काम किया करता था। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा रीजनल पावर्स थी, लेकिन अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश और पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक हम ही एक कंटिन्यूअस लैंडमार्क्स हुआ करते थे इन नेचुरल बाउंड्रीज के साथ। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ इस तरीके से डिविजन्स किए कि नेचुरल बाउंड्रीज हट गई या फिर ऐसे पोजीशंस में वो आ गई जो आज भारत को डिसएडवांटेजेस है। दोस्तों, यही पर मैं बात करना चाहूंगा हमारे आज सबसे बड़े कॉन्टिनेंटल राइवल की, जो है पाकिस्तान। जब ब्रिटिशर्स ने डिवीजन किया इंडिया का, तब पाकिस्तान ऑब्वियसली ज्यादा सोचकर डिवाइड नहीं किया गया था। आप सब जानते हो कुछ महीनों के अंदर ही वो बॉर्डर बनाई गई थी, और इसकी वजह से इंडिया को आज एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिल गया है। वो हम समझते हैं कैसे। दोस्तों, पाकिस्तान थार डेजर्ट के एरिया में सबसे ज्यादा लंबी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो डेजर्ट का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एरिया है वो भारत के अंदर है, जबकि डेजर्ट के खत्म होने के कुछ ही दूर बाद एक्चुअल में लिवेबल लैंड शुरू हो जाता है पाकिस्तान के साइड में। इस वजह से भारत अगर अपनी इस राजस्थान और थार साइड वाली बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उनको ऐसे जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, ऐसी जगहों पर अपने मिलिट्री पोस्ट बनाने की जरूरत है जहां पर चीजें ले जाना डिफिकल्ट है, मेंटेन करना डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली डेजर्ट लैंडस्केप है तो यहाँ पर पानी कम है, पॉपुलेशन कम है, यहाँ पर रोड्स नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, और एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान वाली साइड है उनके यहाँ पर लिवेबल लैंड ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर से। इसकी वजह से वो अपने मिलिट्री आउटपोस्ट हो गए, कैंप्स हो गए, या फिर अगर आप कहे इनकेस अगर फ्यूचर में कोई इन्वेजन भी होता है तो उस समय पर अपनी चीजों को बहुत इजीली सप्लाई कर सकता है बॉर्डर तक एज कंपेयर टू इंडिया। और इंडिया को बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ रहे हैं अपनी राजस्थान साइड वाली बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। यही बॉर्डर जब नॉर्थ की तरफ बढ़ती है तो एक जमाने में जो कंटिन्यूअस हमारा हिली रेंज हुआ करता था वो ओवरऑल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन अभी उसके बीच में भी डिवीजन है, जिसकी वजह से जो हमारी एलओसी वाला एरिया है कश्मीर में वो भी ऐसी सिचुएशन में पड़ता है जो कि एक बहुत डिफिकल्ट जियोग्राफिकल टेरेन में से डिवाइड होता है, और इसके वजह से इंडिया को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन मिलिट्री पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए, और इंडिया को ये वल्नरेबल बनाते हैं किसी भी इनकमिंग अटैक के लिए। साथ साथ इसके अंदर जब डिवीजन हुआ था तो लॉस ऑफ रिसोर्सेज तो भारत का हुआ ही, लेकिन कहीं ना कहीं पर जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस भी भारत को मिल गए अपने बॉर्डर के साथ। सेम चीज थोड़ी बांग्लादेश के साथ में भी है। बांग्लादेश ने
वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स तो साथ में ले ही लिया, रिवर नेटवर्क्स का जो एक पूरा पूरा सिस्टम है ट्रिब्यूटरीज का वो भी ले लिया, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन तो ले ही गया, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइज्ड और वेल अर्निंग स्टेट जो था वेस्ट बंगाल, इसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा यहाँ पर कट गया, जो वेस्ट बंगाल के डाउनफॉल की शुरुआत थी और वॉर्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिले। अगर ये फिर से कॉन्टिग्यूअस बॉर्डर होती पहले की तरह तो मे बी ये सिचुएशन उस रीजन को देखने के लिए नहीं मिलती, और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर आज छोटे छोटे बॉटलनेक्स देखने के लिए मिलते हैं वो भी इंडिया के अंदर का ही मेजर भाग होते हैं। अब इन सारी चीजों के अंदर एक लास्ट जो मेजर एडवांटेज के बारे में बात करना चाहूंगा जो इंडिया को मिला है अपनी जियोग्राफी की वजह से, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने चीजों के बारे में बात की, समुद्र हो गया, क्लाइमेट हो गया, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, फर्टाइल सॉइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश के बीच में जो प्लेटोज है, जो ओवरऑल हमारे यहाँ पर घाट्स या जो पहाड़ी रेंज का सिस्टम है, चाहे वो बीच के विंध्या पहाड़ हो, ईस्टर्न या वेस्टर्न घाट्स हो, सारे रीजन्स ने ऐसे कंडीशंस बनाए देश के अंदर कि मिनरल रिसोर्सेज में भी हम काफी रिच है। क्लाइमेट कंडीशंस भी ऐसे कि ड्राई फ्रूट से लेके स्पाइसेस सारी चीजों को उगाया जा सकता है, और आयरन से लेके रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल्स ये भी देश के अंदर खोजे जा सकते हैं, माइन किए जा सकते हैं। फ्यूचर में अगर भारत को फिर से एक ग्लोबल पावर हाउस बनना है तो इस जियोग्राफी का जितना हो सके उतना फायदा उठाना जरूरी है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्ट का भरपूर इस्तेमाल ये भारत को करना ही होगा, साथ साथ जो बॉर्डर्स है उनको तो संभालना ही होगा। और आप मेरे को बता सकते हो आपको क्या लगता है कि किन चीजों के अंदर भारत में पोटेंशियल है चीजों को और बेहतर बनाने का। फिर से एक बार मैं आप दिलाना चाहूंगा कि अगर आप चाहे एक फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप अपने करियर को अपग्रेड करना चाहते हो तो री लेवल के जरिए आप एक कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूलें।